सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है उनका नाम बता देता हूं, पर उसके पहले जो कार्यक्रम शुक्रवार को जाता था विश्लेषण जन्म कुंडली का, जो 2 हिस्सों में बनता था, पार्ट 1 और पार्ट 2, अब वो शनिवार को सुबह में उसका पहला हिस्सा मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 शाम को 8 बजे शनिवार को आता है। और रविवार को जो सुबह में कार्यक्रम जाता था अब उसे शाम में कर दिया गया है और सुबह में ही अब जन्म कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम हो जाएगा। यह कार्यक्रम जो फ्री कुंडली विश्लेषण वाला होता है अब वो सुबह में ही जाएगा, मतलब सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में, और रात्रि में 8 बजे सुबह का कार्यक्रम जो जाता था वो रात्रि में 8 बजे जाएगा। क्लियर है? इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है इनका नाम गेम जोन LLB है। नाम तो नहीं है, इन्होंने अपनी आईडी ये बनाई है गेम जोन MAMLLB। इनका नाम अजीत कुमार, करीमगंज, आसाम से ये कुंडली आई है। इनकी कुंडली पे आने से पहले मैं मनुस्मृति की बात बता देता हूं, जिसमें भगवान मनु ने ऐसी बात लिखी है और कहा है, और ये वेद के भी साक्षात प्रमाण स्वरूप हैं, वेद भी इसके प्रमाण हैं कि सतयुग में कोई भी व्यक्ति धन का अर्जन और विद्या का अर्जन कभी भी झूठ बोल करके नहीं करता था। अब इसमें एक बात बताइए कि अगर कोई व्यक्ति इस बात को किसी भी तरीके से तोड़ मोड़ करके पेश करे और हमारे ग्रंथों के प्रति अश्रद्धा का भाव रखे तो क्या उसे तिरस्कृत नहीं करना चाहिए? इसमें क्या गलत बात की गई है? इन महान मूर्खों को कौन समझाए, इन महान मूर्खों को कौन समझाए कि शास्त्र में कभी भी कोई बात उल्टी पुल्टी लिखी ही नहीं गई है। आपने अपना दृष्टिकोण बदला है, आपने अपने आप को कमजोर किया है, कलुषित किया है और बुद्धिहीनता का परिचय दिया है। शास्त्र कभी भी निष्णात ही होता है, शास्त्र कभी भी निष्णात ही होता है, उसको जानने वाला भी निष्णात हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी कहीं रत्ती मात्र भी संशय नहीं है कि आज भी अगर हम अपने विद्या के अर्जन में और धन को कमाने में सत्य को पकड़ के रखें तो आप लोग क्या कहते हैं, ये कलयुग है, पर यहां पे वो बात लागू नहीं होगी। बिल्कुल हो सकती है। सत्य बोल करके अगर धन कमाएंगे तो आज भी आपके लिए सतयुग ही है, और विद्या अर्जन करेंगे तो आज भी आपके लिए सतयुग ही है। सत्यमेव जयते नानृतम, है ना? तो इसी वजह से यहां मनुस्मृति में यही बात कही गई है। हमारे दिमाग में ना, हमारा दिमाग बड़ा छोटा है, हम बहुत जल्दी ही आसानी से किसी की बात को पकड़ करके बैठ जाते हैं, और इसी वजह से मैं हर बार आप लोगों को कार्यक्रम में कहता हूं, एक दिन का आधा घंटा या 25 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट किसी एक शास्त्र को जीवन में दिया करिए, और शुरुआत उसकी रामचरितमानस से या तो फिर भगवत गीता से या भागवत महापुराण से। ये तीनों सदग्रंथ ऐसे हैं जो आपको आपकी बुद्धि खोलने में सहायक होते हैं और आपकी प्रतियोगिता किसी भी व्यक्ति के साथ बंद करवा देते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आइए मैं आपको अब इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। ये कुंडली करीमगंज आसाम से फ्री कुंडली विश्लेषण में इनकी कुंडली मैंने चुनी है। आईडी है गेम जोन MLLB, नाम बदल दीजिए और कुछ अच्छा कन्हैया रख लीजिए, और वैसे इनका नाम अजीत कुमार है। कर्क लग्न की कुंडली भगवान लेके बैठे हैं। यहां का पंचम भाव का अधिपति यहां का लग्नेश बन रहा है। यहां जो लग्नेश है वही दशमांश कुंडली में लग्नेश बन रहा है, ये तो अच्छी बात है। केंद्र में चंद्रमा और केंद्र में मंगल की पापक राशि और शनि की पापक राशि, एक शुभ ग्रह चंद्रमा की और दूसरे शुभ ग्रह शुक्र की राशि बनती है, पर केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं, और मकर राशि बनी है, इस पे चल रही है अभी 7.5, और इसके अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में बुध, सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं। सूर्य कौन है जन्म कुंडली में? धन भाव का अधिपति। धन भाव के अधिपति का लाभ में जाना महाधनी योग बनाता है। शनि कौन है?
अष्टम और सप्तम के अधिपति इस कुंडली के लिए वो दारिद्र दोष बनाएंगे। मतलब शनि की दशा में व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता है। बुध कौन है? 12वें और तीसरे भाव के अधिपति, परंतु ये शुभ ग्रह हैं, इस वजह से ये कुछ न कुछ अच्छे परिणाम दे देंगे। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति बुध की दशा में कुछ अच्छा फ्लरिश कर सकता है और प्राप्त कर सकता है। पंचांग इनकी कुंडली में उत्तरायण का बना है, ये बहुत अच्छा होता है। उत्तरायण में जन्मे हैं, इस वजह से बुद्धिमान होंगे और निडर होंगे और निरोगी काया वाले होंगे। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के निवास करिए, तब जाकर के आपकी बजट की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं और ये व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने वाला बन जाते हैं। अगर कोशिश करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है और कई बार आपको एक बंधी हुई आय भी प्राप्त होती है। गुरुवार के जन्मे होने से व्यक्ति में गंभीरता और धर्म को जानने की इच्छा के साथ साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जिसके कारण व्यक्ति का आत्मबल हमेशा ही बलवान रहे और बुद्धिमत्ता बरकरार रहती है। आपका जन्म शुक्ल योग, वैश्य वर्ण और मनुष्य गण में हुआ है के कारण व्यक्ति संतुलित होता है। ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देखिए, व्यक्ति संतुलित होता है, संतुलन बनाने में जिम्मेदार भी होता है और उसमें वो सफल भी होता है। आप लोगों में से मुझे बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि पंडित जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कुंडली दिखाइए। मेरे पास उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई मुझे दे सकता है तो मैं जरूर उनकी कुंडली देख लूंगा। और एक बात और भी है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कुंडली मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, पर उस बात की उपयोगिता इस बात में सिद्ध हो जाएगी कि उनके जैसे पुरुष की कुंडली अवश्य ही दिखलाने योग्य है, जो व्यक्ति अपने धर्म के लिए किसी भी तरीके से कितनी दुश्मनी मूल रहा है। तो ये साहस उनमें कहाँ से आती है, इस बात का जानना आवश्यक होगा। क्लियर है? तो अगर आप लोगों के पास में से किसी के पास भी होगी और अगर उनके चिर परिचित कोई हो तो मुझे अवश्य ही दे दीजिएगा, मैं अवश्य ही उनकी कुंडली देख सकता हूं। मेरे लिए भी ये बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। शुरू करते हैं। तो यहां पे अष्टम और सप्तम भाव के अधिपति हैं, एकादशवें में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, बुध के साथ मित्रता बना रहे हैं। सूर्य भी जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को अकूत संपत्ति का लाभ मिलते देखा जाता है। उसके पास उसका पैतृक धन मिलता है। उसकी वाणी प्रबुद्ध और बड़ी ही प्रासंगिक होती है। वो कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं बोलता जो सामने वाले को प्रभावित न कर सके, ऐसा भी होता है। गुरु, शुक्र और मंगल, ये तीनों हैं कौन, पहले ये पहचानने की आवश्यकता है। तो इस कुंडली के लिए गुरु होते हैं छठवें भाव के अधिपति, षष्ठेश, और जाकर के 12वें में बैठ करके वापस उस भाव को देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि जातक अपने दुश्मनों से कभी भी लोहे, हथियार और गोला बारूद से लड़ाई नहीं लड़ेगा, अपने अनुभवों और अपने ज्ञान से लड़ेगा। इसके अतिरिक्त वहां शुक्र बैठ करके उसको अनुभवी बनाएंगे और साथ ही साथ धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण और साथ ही साथ उसके व्यय को कंट्रोल करने के साथ साथ हमेशा ही परमार्थिक विचारधाराओं से युक्त और प्रगल्भ बनाएंगे। मंगल वहां नीचाभिलाषी हो रहे हैं और गुरु वहीं उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। उच्चाभिलाषी ग्रह भी बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम देने लगता है, नीचाभिलाषी ग्रह भी नीच के सदृश परिणाम देने में आगे हो जाता है। तो मंगल वहां बैठे हैं जो होते हैं दशम भाव के साथ साथ पंचम भाव के अधिपति। इस कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में अगर कोई ग्रह है तो वो मंगल है, जिनका गुरु के साथ कनेक्शन जो इस कुंडली के लिए षष्ठेश होते हैं और दशम भाव के अधिपति के साथ 12वें, तो व्यक्ति थोड़े बहुत प्रतियोगिता के साथ अपने करियर में सफल होता है, विलंब से सफल होता है, लेकिन उसके जीवन में कर्म क्षेत्र में थोड़ी बहुत प्रतियोगिता हमेशा ही रहेगी। किसी न किसी वजह से उसको थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है और ये एक आम बात होगी, बहुत ज्यादा कठोर और कठिन नहीं है। ये एक साधारण बात होगी जिसमें से व्यक्ति आसानी से निकल जाएगा। व्यक्ति कभी ऋण में ना रहे, उसका व्यय गलत ना हो, उसके मित्र गलत ना हो और ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास, निद्रा, स्वप्न और समझने की शक्ति और अंक प्रायः कम मिलते हैं। परीक्षाओं में परीक्षा देने के बाद जो जितना अंक उसको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। उसकी गंभीरता कई बार कम होती है, उसको मेहनत करना पड़ता है, अपने आप को बताना पड़ता है कि मैं हूं और मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। मतलब कई बार आपकी ऊर्जा अगर इस बात पे जाकर के नष्ट हो रही है कि मैं भी ये कर सकता हूं, या जब कभी भी आपको अपने आप को सिद्ध करना पड़े
तो समझ लेने की आवश्यकता है कि आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य की प्रभाव की स्थिति कमजोर हो रही है। कुंडली की बात करें तो जन्म कुंडली में, मतलब ज्योतिष के आधार पे। पर वस्तुतः हमारी ऊर्जा का क्षय इस वजह से भी कई बार हो जाता है कि लोग हमें पहचानते नहीं हैं। तो हमें अपनी पहचान बनाने के लिए कई बार हमें उनके सामने उपस्थित होना पड़ता है और अपनी व्याख्या करनी पड़ती है, ऐसा है। पर दरअसल ये युक्ति सही नहीं है कि आपको खुद से ही अपनी व्याख्या करनी पड़े। हमें हमारे कर्म इतने मजबूत हो जाने चाहिए और कर देने चाहिए कि किसी को भी हमें खुद से उपस्थित उसके सामने होकर के उसको बताने की कोई आवश्यकता न पड़े कि मैं कौन हूं। ऐसा भगवत कृपा से हमेशा ये प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा वरदान प्राप्त हो जाए कि उसे अपनी पहचान के लिए कभी भी किसी के सामने चिरौरी न करनी पड़े और उसके पास अपनी योग्यता इतनी रहे कि वो किसी को भी अपने आप को, खास करके अपने पहचान का मोहताज ना हो, ऐसा है। तो यहां पे आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी ऊर्जा आपसे ज्यादा वक्त मांगेगी। और पंचम भाव के अधिपति अगर 12 में नहीं होते मंगल, तो ये स्थिति और भी ज्यादा कमजोर नहीं होती। मतलब अगर आपको रिकॉग्निशन देर से मिल रही है, अगर आपके मेहनत करने के बाद आपका परिणाम कमजोर हो रहा है, और अगर आपके मेहनत करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे मेरा परिणाम कम मिला है, तो ये सिर्फ गुरु और मंगल के 12 में जाने के कारण हुआ है। इनकी कुंडली में चंद्रमा जो शुभग्रह बने हैं, उस चंद्रमा से गुरु का ठीक नहीं होना, शुक्र का ठीक नहीं होना, मंगल का 8वें जाना थोड़ी बहुत परेशानियों को देने वाला। पर चंद्रमा से 5 घर आगे सूर्य का जाना बहुत अच्छा, चंद्रमा से 5 घर आगे बुध का जाना। पहले तो अपने को जब कभी भी कुंडली विश्लेषण करने चलते हैं, जब कभी भी कुंडली देखने चलते हैं, तो ये बात हमेशा ही याद रखने वाली है कि ग्रहों के बीच के संबंध को देखिए कि सूर्य से संबंध किसका कैसा बन रहा है, चंद्रमा से संबंध किसका कैसा है, उस भाव में बैठे ग्रह से दूसरे अन्य ग्रहों का संबंध कैसा है। क्योंकि ये ग्रह जो होते हैं वो हमेशा ही एक दूसरे से प्रभावित होकर के ही परिणाम करते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो यही कारण है मैं हमेशा ही इस बात का हर कुंडली विश्लेषण में ख्याल रखता हूं और आप लोगों को भी यही बात कहता हूं कि सिर्फ अकेला ग्रह कभी चना भाण नहीं फोड़ता, वो अकेला परेशान कभी नहीं करता है जब तक उसके साथ कोई परिस्थिति न घटित हो जाए। वो कहां बैठा है, कहां का अधिपति है, उसे कौन देख रहा है, वो कहां देख रहा है, इन सब चीजों का प्रभाव लेकर के ही ग्रह हमारे और आपके जीवन को प्रभावित करता है। मैंने कल के भी कार्यक्रम में यह बात कही थी कि जो एक डेली रूटीन फॉलो करते हैं सुबह 9 से 5 वाले लोग, उन लोगों के जीवन में ग्रहों का विशेष प्रभाव नहीं देखा जाता और उन्हें ये महादशाएं, ये अंतरदशाएं, ये मतलब बहुत व्यापक रूप से, बहुत सूक्ष्म रूप से प्रभावित नहीं करती हैं, सामान्य प्रभावित करती हैं। क्लियर है? धन भाव के अधिपति का ये जाना बहुत अच्छा, पराक्रम भाव के अधिपति का अपने भाव से पंचमस्त जाना बहुत अच्छा, चतुर्थ भाव के अधिपति का 12वें जाना, माता के स्वास्थ्य को परेशान, चल अचल संपत्ति में दिक्कत, मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता, और साथ ही साथ गुरु के साथ बैठने के कारण अवश्य ही मिलेगा, पर मंगल के साथ बैठने के कारण अवश्य ही मिलेगा। उसके ठीक पीछे शनि बैठे हैं, अवश्य ही देंगे, लेकिन थोड़े विलंब के बाद। मतलब ये बात शुक्र की दशा में ना होकर के आपको गुरु की दशा में और मंगल की दशा में, और साथ ही साथ मंगल की दशा में और गुरु की दशा में, मतलब दोनों के अंतर प्रत्यंतर में भी ये बातें लागू हो सकती हैं, मतलब खरीदा जा सकता है। पंचम भाव और दशम भाव के अधिपति होकर के मंगल इस कुंडली में 12 में है। इस वजह से व्यक्ति को अपने पिता के साथ अपने प्रेम को समझने की आवश्यकता, अपने संतान के साथ दूरी न बने, अपने संतान के साथ समय दे, वक्त बिताए और उन्हें समझने की कोशिश करे। इसके अतिरिक्त मेहनत करने के बाद फल प्रतिफल अगर देर से हो रहा है तो बजरंगबली की पूजा इस कुंडली के लिए अत्यंत आवश्यक होगी। ये कुंडली कर्क लग्न की है जो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ और शांत होती है। इसमें बहुत ज्यादा भूचाल नहीं होता। अगर शनि के ऊपर या शनि का प्रभाव चंद्रमा को प्रभावित करता तो निसंदेह तब यह कुंडली और भी ज्यादा विक्षिप्त और परेशान हो सकती थी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कुंडली में नौकरी के योग हैं। अभी आपकी कुंडली में अगर बात बने तो एक तो 2023 के अगस्त से भी योग बन रहा है, पर राहु आ जाएंगे फिर, और आपकी कुंडली में राहु एकादशवें भाव में बैठे हैं, वो कमजोर नहीं है, उच्च के अवस्था में बैठे हैं, उस भाव के अधिपति से उनका धन का संबंध बन रहा है, और राहु वहां बैठे हैं मृगशीरा नक्षत्र के, मंगल थोड़े कमजोर हो रहे हैं, इस वजह से ये मेहनत आपसे ज्यादा ले सकता है। तो कोशिश करिए कि अगस्त तक अगर कोई नौकरी मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा राहु की दशा में आप इसके साथ साथ कोई ऑप्शन भी ढूंढने लगिएगा। वैसे आपके पास अभी वक्त है, आप आराम से अभी सरकारी नौकरी या जो भी आप कर रहे हैं, जो आपका मेन स्ट्रीम है, उस पर आप तैयारी करिए। अभी इधर उधर कहीं भी दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गलत मित्रता से बचिएगा,
बेवजह के पैसों के खर्च से बचिएगा और आलस्य से बचिएगा, प्रमाद ना करिएगा, क्रोध ना करिएगा, बेवजह के चीजों पे खर्च ना करिएगा और अपने दिमाग को लालची मत बनाइएगा। ये राहु की दशा में बुद्धि विहीन ना हो, भ्रम में ना हो, सामने वाले के बारे में कोई भी भाव और बात बोलने से पहले उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लेने की आवश्यकता होगी और अपने मन को बिल्कुल ही गणेश जी की भक्ति से लीन रखिएगा। ये आपकी कुंडली में ये महादशा के असर का प्रभाव होगा जो आपको बचाएगा, पूरे प्रभावों से ये सब चीजें आपको बचाएंगी। प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और अगर हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करते रहना चाहिए। छठवें भाव के अधिपति ने छठवें भाव को शुक्र और मंगल के साथ बैठा है। आपकी कुंडली में ये भाव बहुत बलवान है और इसको लेकर के मैं इतनी बात कहूंगा कि आपकी प्रतियोगिताओं में आपका बल रहेगा, साथ ही साथ साहस है, रोगों से लड़ने की शक्ति भी है, चीजों को देखने का अलग नजरिया भी है और आपका काम एक बार में ना हो पर हो जाएगा अवश्य। आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है। सप्तम भाव बहुत बढ़िया, पत्नी का प्रेमी और पत्नी को मानने वाला, पत्नी को समझने वाला और उसके प्रतिभाव अच्छा रखने वाला। मकर राशि के हैं, मकर राशि की जातिकाएं आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में वृषभ के बाद मिथुन राशि की जातिकाएं बहुत अच्छी रहेंगी। वृश्चिक और मीन राशि के लोग आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी कुंडली में अंक 7 बहुत अच्छा रहेगा। दिन इस कुंडली के लिए सोमवार का बहुत अच्छा रहेगा। दिशा इस कुंडली के लिए पश्चिम और उत्तर बहुत अच्छी रहेगी। इस कुंडली के लिए नक्षत्र रोहिणी, पुनर्वसु और उसके बाद एक और नक्षत्र जो बहुत बढ़िया रहेगा अनुराधा, मृगशीरा, रेवती, पुष्य। ये सब नक्षत्र आपकी कुंडली में अच्छे रहेंगे। कोई भी काम करना हो इन नक्षत्रों में आप कर सकते हैं, जैसे फॉर्म भरना हो, यात्रा करनी हो, तो ये नक्षत्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छे रहेंगे। सप्तम भाव और अष्टम भाव के अधिपति होकर के अगर एकादशवें में नहीं बैठे होते तो दाम्पत्य का तो सुख उन्हें मिल रहा है, पर अष्टम भाव के अधिपति होकर के एकादशवें में बैठने के कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार कम पैसों से नौकरी करने की शुरुआत भी देखी जाती है और अगर ऐसी कभी कोई बात बने तो निसंदेह उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। नवम भाव की स्थिति जन्म कुंडली में गुरु 12वें है, भाग्य भंग योग लगेगा और उसके साथ शुक्र और मंगल के कारण तो मंगल इस कुंडली में पंचम। याद रखिए, नवम भाव के अधिपति गुरु और पंचम भाव के अधिपति मंगल, ये दोनों त्रिकोण के अधिपति एक साथ 12वें, तो थोड़ी थोड़ी कमजोरी दोनों ही त्रिकोण के फलों में देखने को मिलेगी, जिसके कारण व्यक्ति को भाग्य का, जिसके कारण व्यक्ति को यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल, गोत्र में जो प्रभाव होता है उसका प्रभाव थोड़ा कमजोर और सूक्ष्म मिलता है। दशम भाव, और ये बात मैंने बताई, मंगल आपको अपने पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रखने की आवश्यकता है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो और उनको कोई भी स्वास्थ्य से, रक्त से संबंधित कोई बीमारी ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। एकादशवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में धन का योग लगा रहे हैं। बाहर जाना, विदेशों से संबंध बनाना, बड़े लोगों से मिलना, सारी इच्छाओं की पूर्ति का होना और एकादशवें भाव में शनि और सूर्य का एक साथ बैठना, जहां शनि का बल बढ़ेगा, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में कम से कम अगर हो सके तो आलस्य से बचने की आवश्यकता है। आपको अपने काम पे 100% फोकस रखने की आवश्यकता होगी। तकनीक के जानकार आप हो सकते हैं, कंप्यूटर और आदि इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन आदि का क्षेत्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। शनि राहु का प्रभाव, बुध का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, सबका प्रभाव जन्म कुंडली के एकादशवें भाव पे है और उस भाव के अधिपति एक घर आगे बैठे हैं। वहां खुद जन्म कुंडली का धनेश बैठा है, उस कुंडली में इस कुंडली में जन्म कुंडली का सप्तमेश बैठा है। व्यक्ति अगर कल को अपना रोजगार भी स्थापित करना चाहे तो 100% कर सकता है। क्लियर है। नवांश कुंडली में लग्न के अधिपति धन में, दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति चंद्रमा पराक्रम में। इस वजह से ही आपको मेहनत करनी पड़ रही है। गुरु यहां नीच के हो रहे हैं, मेहनत बढ़ाइए और अंक बढ़ाने के पीछे ध्यान ज्यादा दीजिए। यहां पे आपकी कुंडली में थोड़े कठोर संबंध बनेंगे और विवाह को लेकर के कभी भी तोड़ने के चक्कर में न पड़िएगा। आपकी कुंडली मंगलिक है 12वें भाव में मंगल के कारण। चंद्र कुंडली से यह कुंडली मंगलिक नहीं है, लग्न कुंडली से यह कुंडली मंगलिक है। इस कुंडली में 38वें 36वें वर्ष के बाद एक बहुत अच्छा और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है और साथ ही साथ इस कुंडली में सबके साथ, जैसे आपके ससुराल के साथ और ससुर से प्राप्त धन, ये सब आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। आपकी रिकॉग्निशन जन्म कुंडली के पंचम भाव पे सूर्य और बुध का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, निश्चित रूप से आपका वर्ण करेगी। ये आपकी कुंडली है। षडबल में सबसे कमजोर शनि है, ये ठीक है क्योंकि वो इस कुंडली के लिए मारक होते हैं। गुरु की दृष्टि यहां के लिए सामान्यतया, गुरु की दृष्टि यहां के लिए बहुत अच्छी, गुरु की दृष्टि यहां के लिए सामान्य होगी। पर हां, अष्टम भाव पे गुरु की दृष्टि और अष्टम भाव के अधिपति का अष्टम भाव को वापस देखना वायु,
तत्व से संबंधित समस्याएं, वात जनित समस्याएं देते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को आयु का मालिक भी बनाते हैं। क्लियर है? अब क्या बताऊं, इस कुंडली में पिता के साथ साथ माता का सुख थोड़ा कमजोर ना हो तो ध्यान रखने की बात होगी। उनके साथ संबंध खराब मत करिएगा। आपकी वाणी लाभ देने वाली है, पराक्रमी आप हैं, सुख आपको मिलेगा। चल अचल संपत्ति का योग आपकी कुंडली में है। जब कभी कोई काम करना होगा, गुरु की दशा को देख लीजिएगा, मंगल की दशा को देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आप शुक्र की दशा को भी देख सकते हैं। क्लियर है? इस कुंडली में हमेशा ही बजरंगबली की पूजा और गणेश जी के मंत्रों का जप आवश्यक होगा। बस इतनी सी बात है। आगे मैं आपको आपकी कुंडली में ग्रहों के स्पष्टीकरण की बात कर देता हूं। सूर्य आपको 100% पूरा परिणाम देंगे। इसका अर्थ है कि आपका धनेश 100% तो धन देगा। चंद्रमा कमजोर हैं, इस वजह से आपका व्यक्तित्व और आपके स्वास्थ्य में समस्याएं बन सकती हैं। शीत जनित बीमारियां ना बने और पत्नी को बहुत ज्यादा माथे पे मत चढ़ाइएगा। मंगल आपकी कुंडली में 50% का परिणाम देगा। इसके कारण आपका काम आपको आधा परिणाम दे रहा है और आधा नहीं दे रहा है, इसलिए बजरंगबली की पूजा, बजरंगबली के मंदिर का दर्शन अत्यंत आवश्यक होगा। बुध आपकी कुंडली में और गुरु आपकी कुंडली में अनुभवों से युक्त हैं, पर उनका कुछ फल नहीं मिल रहा है। मंदिर दर्शन और गणेश जी के मंत्रों का जप बहुत ज्यादा ठीक ठाक रहे। शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, आपको ऐश्वर्य से और युक्त रखेंगे। अवस्थागत वो बहुत अच्छे हैं, परिणाम भी देंगे। युवावस्था के बैठे हैं, 100% उनका परिणाम आपको देखने को मिलेगा और आपको वो लालची भी बनाएंगे और बहुत बड़ा सोचने वाला भी बनाएंगे, महत्वाकांक्षी भी बनाएंगे और व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान होना भी चाहता है। शनि राहु और केतु की दशाएं आपकी कुंडली में से, शनि और राहु के बाद केतु में से राहु और केतु की दशा आपके लिए पक्षधर आपके पक्ष में रहेंगी। मैं समझता हूं कि अगर उसी राहु पे कम से कम एक और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती या एक और शुभ ग्रह साथ में बैठ जाता तो और भी अच्छी बात होगी, पर वहां पे सारे पाप ग्रहों का जमघट लगा है। इस वजह से लालची मत होइएगा, प्रभाव में किसी के मत आइएगा। रक्त से संबंधित समस्या आपके पिता को ना हो, चमड़ी से संबंधित समस्या आपको ना हो, नेत्र से संबंधित समस्या आपको ना हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ये बात हमेशा धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक होता है, चाहे वो सनातनी हो चाहे वो ना हो। आप चाहे किसी भी धर्म से आते हो, आपका सबसे परम पुनीत कर्तव्य होता है कि आप अपने धर्म ग्रंथों का और शास्त्रों का अध्ययन करें, चाहे वो छोटी हो चाहे बहुत बृहद हो। हमारा सनातन इस मामले में बहुत आगे है कि हमारे पास मिलियन ग्रंथ हैं। किसी के मिलियन सब्सक्राइबर होते होंगे, हमारे सनातन धर्म के पास मिलियन किताबें हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।